वेलकम बैक नाजरीन। और बात हो रही है जी आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से, और खासतौर पे शेख रशीद साहब ने भी आज जो बातें की हैं। मैं जरा वीजी कोहली साहब की तरफ जाती हूँ। वीजी कोहली साहब, ये बताएं, आज जिस तरह से फवाद चौधरी साहब और शेख रशीद साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जो बातें कर रहे हैं अब, और फवाद चौधरी साहब तो कह रहे हैं कि जी मरीम नवाज साहबा से और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से जो है वो इस्तीफे लेने चाहिए, उसूलन तो कारकुनों को और पार्टी के लोगों को, क्योंकि वो हार चुके हैं, फ्लॉप हो चुके हैं अपने बयानी में। देखें, ये ऐसे लोग हैं जैसे मदारी नहीं आते किसी ज़माने में। ये इनकी ना एक बात रहती है, अगले दिन यू टर्न रहते हैं। ये अपोजिशन में जब थे तो यही वो लोग थे, क्योंकि असूल परस्ती की सियासत यहाँ चलती है। और जो असूल परस्त लोग हैं, जो नज़रियाती वोटर हैं, वो देखता है कि रियासत के साथ और वफादार कौन है और असूल परस्ती की सियासत कौन करता है। आप देख लें कि जो दो दो पार्टीज़ थी, जब भी पीटीआई अपोजिशन में थी तो उस वक्त इनको कोई तकलीफ नहीं थी। इन्होंने हमारी तरह अपने महबूब लीडरों के डेड बॉडीज उनके हाथों में नहीं थी, लेकिन उस वक्त भी वो रियासत के खिलाफ उनका बयानिया उस लेवल तक था कि वो कहते थे कि आप अब जो, क्योंकि हुकूमत के खिलाफ ये थे, अपोजिशन में थे, तो इनका ये बयानिया था कि आप हुकूमत को टैक्स ना दो, रियासत को टैक्स ना दो, बिल ना दो। ये सिविल नफरमानी होती है, और सिविल नफरमानी रियासत के खिलाफ बगावत काउंट होती है। दूसरी तरफ आप नून लीग का बयानिया देखें, वो कहते हैं कि अगर जैसे आपने कोड किया कि अगर नहीं करेंगे तो हम किसी और मुल्क से मदद लेंगे। इससे पहले एक बयानिया आया कि हम पीपल्स पार्टी की तरह नहीं है कि आप हमारे लीडरान को कोई नुकसान पहुंचाएं, उनको जेलों में डालें और हम पाकिस्तान खपे का नारा लगाएं। तो यह है कि असूल परस्ती की सियासत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की है। उनके महबूब लीडरान के डेड बॉडीज हमारे हाथों में थी, और फिर भी हम जब कोई और नारा लगा रहे थे तो हम उनको रोक रहे थे कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। एक आज वक्त की रहजन हुकूमत है, वो अगर हमारे लीडरान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करके उनको इस तरह जो कत्ल करके हमें डेड बॉडीज दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हम रियासत के खिलाफ नहीं है। हम तो ये रियासती इदारों को और पाकिस्तान की आवाम को सोचना चाहिए कि असूल परस्ती की सियासत कौन करता है। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त हम अपोजिशन में होने के बावजूद भी, हमारी हुकूमत सिर्फ सिंध में है, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारा वोट जाकर आज़ाद कश्मीर में जो वोट हमारा बढ़ता है और सीटें बढ़ती हैं, मैं ये समझता हूँ कि जो नज़रियाती वोटर है वो हमें वोट देता है। लेकिन ये जो जो उनके स्टेटमेंट है, ये वही लोग हैं। आप कल का दिन देख लें, आज जिस तरह की वो अच्छा, अब बढ़के एक चीज मारते हैं जो और हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है, वो ये नजर आ रहा है कि अब सिंध की तरफ आती हुई नजर आ रही है वफाकी हुकूमत, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इजलास बुला लिया है हंगामी के जी आ जाए अपोजिशन लीडर साहब और सारे जो वुज़रा हैं सिंध से जिनका ताल्लुक है, क्योंकि अब सिंध के मामले पर भी वो बैठक करना शुरू कर रहे हैं। बहुत सारी कहा जा रहा है कि चंद दिनों के अंदर अंदर बड़ी शमूलियत होने जा रही है पीटीआई के ओहो, अंदर सिंध की। और रिदा, आप बहुत जानी मानी एंकर पर्सन हैं। आप प्लीज़ इनकी बातों पे इस तरह संजीदा ना लें। ये मुझे बताएं कि पिछले जो 2.5-3 सालों में जिस तरह की इनकी बातें, आप गवर्नर आज आ रहा है, आज वफाकी कमेटी इधर आके कराची का पानी निकालेगी, कचरा साफ करेगी, ये करेगी। मुझे बताएं, ये जो मदारी हैं, ये वही लोग हैं जिनको खुद इनके सीनियर लीडर्स, खुद इमरान खान जिनको कहते थे कि मैं इसको चपड़ासी ना रखूं, वो आज होम मिनिस्टर हैं। तो इनका कोई नजरियाती मिलाप तो है ही नहीं। ये वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि इनकी अपनी पार्टी की वो तो अक्सरियत थी नहीं। फिर ये मांगे तांगे के इधर उधर से जो लोग इकट्ठे किए हैं, वो अपनी अपनी बयानात देते हैं। और वे आप देखें कि अंदरूनी तौर पर भी इनके आपस में जो लड़ाइयाँ हैं, एक वफाकी वजीर एक दिन एक बात करता है और दूसरा वफाकी वजीर आके उसको उसको काउंटर करता है। वो कहता है कि नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है और ये ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो इनकी इनकी जो बातें हैं, इनको आप कभी संजीदा ना लें। मैं ये समझता हूँ कि तो ये कोई शमूलियत नहीं हो रही किसी की प्रेसिडेंट भी कोई। जरदारी साहब ने, हाँ। नहीं, वो तो जेडीए था, फिर जेडीए से कुछ लोग तंग आकर किसी और पार्टी में चले गए। तो ये जो लोटे होते हैं ना, सीजनल, जो इधर उधर भागते रहते हैं, तो वो हैं, कभी उधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। और देखना कि कल कोई और की किसी और की हुकूमत आ रही है, ये किसी के पूछेंगे नहीं, ये पहली फुर्सत में कहीं और चले जाएंगे। तो इनके ग्रुप्स भी बनते हैं, फिर ब्लैकमेलिंग पे आ जाते हैं, और फिर आके उनको कहते हैं कि ये अगर मानते हो तो ठीक है, फिर रातों रात हेलीकॉप्टर भागने पे शुरू हो जाते हैं, फिर उनको मनवा के ले आते हैं। तो ये मैं समझता हूँ, उनको आप किसी बात पे संजीदा ना लें। ये सीजनल जो लोग हैं, हाँ, सीजनल लोटे हैं, वो आगे पीछे होते चले रहते हैं। ठीक है। मैं जरा ख्याल जमान साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मेंबर कौमी असेंबली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनको भी शामिल है गुफ्तगू कर लेती हूँ जी। ख्याल जमान साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ख्याल जमान साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? ख्याल जमान साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, दे मस्ट बी सम टेक्निकल ग्लिच। हम उनसे रब्ता कर रहे हैं बहाल। और ख्याल जमान साहब से भी मैं पूछ लेती हूँ ज़रा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौके भी ले लूँ। सुना है बहुत खुशियाँ मनाई जा रही हैं आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि जी
ज़्यादा अक्सरियत मिल गई है, जो कि वफाक में नहीं मिली, जो कि जीबी में एक्सपेक्ट करे थे वहाँ नहीं मिली, लेकिन अब फाइनली आज़ाद कश्मीर में उनकी उम्मीदें आ गई हैं। उन्होंने हमें दोबारा ज्वाइन किया, उनको ले लेती हूँ। ख्याल जमान साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। आवाज़ आ रही है ख्याल जमान साहब आपको मेरी? ख्याल जमान साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी। अच्छा, देयर मस्ट बी सम टेक्निकल ग्लिच। उनकी आवाज़ आ रही है लेकिन बहुत कम आ रही है। इसको थोड़ा सा ठीक कर लें। तो मैं विरजी कोहली साहब की तरफ ही जाऊंगी। जी विरजी कोहली साहब, आप कुछ कह नहीं, रहे थे? मैं ये कह रहा था कि रिदा देखो, आप इनकी पॉलिसी देखें, कश्मीर के लोग देखें और पाकिस्तान के 22 करोड़ लोग देखें, क्योंकि हर कश्मीरी का दिल पाकिस्तानी लोगों के साथ, पाकिस्तानी अवाम के साथ धड़कता है। तो इनकी आप पॉलिसी देखें कि पॉलिसी क्या है। ये वही इमरान खान है जिसने अमेरिका से जब आया और हमने यहाँ पर दोल और शहनाई बजा के उनका वेलकम किया। उन्होंने आते ऐलान किया कि हर जुमे के दिन 2 घंटे, आधा घंटा हम इस कश्मीर के साथ यकजहती के तौर पर जुमे नमाज के बाद यकजहती करेंगे। मुझे ये बताएं कि एक वजीर आजम है जो अपने आप को समझता है कि मैं कश्मीर का सफीर हूं, हम तो कहते हैं वो कोलैबोरेशन का वकील है, लेकिन वो कहता है कि हम जुमे के दिन, हर जुमे के दिन ये हम यकजहती का प्रोग्राम। फिर क्या बना उसके इसके बयानिया और इनकी पॉलिसी। फिर एक दो जुम्मे पर कुछ लोगों ने किया और उसके बाद वो भूल गए। तो इस तरह कश्मीर के साथ जो उन्होंने सौदा किया है, अब वो पता है उनकी पॉलिसी क्या है। वो कहते हैं वो कश्मीर तो चला गया, वो इंडिया ने ले लिया, अब ये जो कश्मीर बचा है इस पर भी नाम वाम रख के रोडों पे, उधर उधर दुकानों पे और बिल्डिंग्स पे, रोडों पे नाम लगकर गुजारा करें। वो कश्मीर भूल गए, वो कश्मीर का सौदा कर लिया उन्होंने। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के लोगों को और कश्मीर के अवाम को अब संजीदा होकर उठना पड़ेगा और इनके जो नाअहल लोगों की जो नाअहल पॉलिसी है कश्मीर के हवाले से भी और पाकिस्तान के हवाले से भी, उनको मुकाबला करके इनको ये जो नाअहल तरीन है इनको निकालना पड़ेगा, ताकि पाकिस्तान की कोई ऐसी हुकूमत बने। लगता है लेकिन वो तो ज्यादा कंपोज हो गए, ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए अब यहाँ पे सादक से रेत लेके। नहीं, ये ऐसा नहीं है। मैंने आपको इंट्रो में कहा, शुरू में बताया कि देखो जो कश्मीर के लोग हैं, कुछ लोग समझते हैं कि देखो इससे पहले जो 2 साल हुकूमत रही है, यहाँ का जब वजीर आजम जाता था कश्मीर पे, तो वहाँ के जो, आपकी इजाजत से जरा शामिल गुफ्तगू कर लूं, ख्याल जमान साहब को टेस्ट कर लूं कि वो आ गए हैं। तो ख्याल जमान साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है ख्याल जमान साहब। ख्याल जमान साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आप लोग जीत गए, 2/3 मेजोरिटी ले ली, सारी चीजें हो गई। आज फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि जी मरीम नवाज साहिबा से और जो है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से ले लेना चाहिए इस्तीफ़ा, उनकी पार्टी के वर्कर्स को और उनके लोगों को। ये फवाद चौधरी साहब इस तरह की जो बात कर रहे हैं, क्या वजह है उसकी? इलेक्शंस में तो जीत और हार होती ही रहती है, लेकिन इसका मतलब ये है कि क्या दीगर पार्टी के कायदीन से क्या उनके लोग उनसे जो है वो रिजाइन ले लें? ऐसा है ना, मेरी बात सुन ले। फवाद साहब चौधरी ने जो बात कही है बहुत ही अच्छी बात की है। मैं तो कहता हूँ कि पूरी कौम को इससे जिस तरह रिवेंज को हम ले रहे हैं ना, पूरी आवाम ले रही है। अभी पूरी कौम रिवेंज लेगी। अब देख लेना 2023 में क्या हाल होगा इनका, सिंध के अंदर, कराची के अंदर, पंजाब के अंदर। देखो ये लोग ठहरे थे, इन्होंने लूटा है मुल्क को। अगर ये दोबारा इलेक्शन जीतना चाहते हैं, अगर हुकूमत करना चाहते हैं कि हम पाकिस्तान को बनाएंगे, तो पाकिस्तान को हरा किसने किया? पाकिस्तान को लूटा किसने? इदारों को किसने तबाह की? हम तो नहीं थे ना, यही लोग। खासकर 40 साल सन 80 के बाद यही बारी बारी लेते थे। ये जो तबाही पे ये मुल्क पहुंचा है, 36,000 अरब कर्ज पहुंचा है, ये किसने लूटा हुआ? स्टील मिल किसने लूटे? रेलवे किसने लूटा? पैसेंजर किसने लूटा? यानी कौन सा इदारा है और क्या क्या उन्होंने 40 साल में? 40 साल में पूरा चीन बन चुका है, मलेशिया बन चुका है, गल्फ बन चुका है। इन्होंने तो लूटा है वो। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है ख्याल जमान साहब? हाँ, इस्तीफा लेना क्या होता है? ये तो मैं कहता हूँ कि ये कौम की मुजरिम है, ये कौम की मुजरिम है। बस हम अल्लाह करे कि जिस तरह हम चाहते हैं कि इनका कड़ा एहतसाब हो, बस सबका हो और एक जैसा हो, तब पता लगेगा कि आवाम का पैसा किसने लूटा हुआ। हम अच्छा, तो ख्याल जमान साहब, आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं? वजीर आजम साहब ने कहा है कि जिस सिंध में भी अब हमारी हुकूमत होगी, शेख रशीद साहब भी अब ये कह रहे हैं, इजलास भी तलब कर लिया है। इनकी देखो, ये अवाम जो है ना बेदार हो चुकी है। अवाम को एक ऐसा ही मसीहा, एक लीडर चाहिए था कि
देखो ये मुल्क का मसला है ना, मुल्क का मसला है अवाम, 40-22 करोड़ के अवाम का मसला है। 22 करोड़ के अवाम की दौलत को किसने लूटा है? इन्हीं चंद खानदानों ने, इन्हीं चंद सियासी लोगों ने लूटा है। ख्याल साहब क्या करने जा रहे हैं आप लोग फिर? क्या वजीर आजम साहब गवर्नर राज की तरफ जाने का वाकई कुछ सोच रहे हैं या क्या क्या पॉलिसी क्या होगी सिंध के लिए? सिंध के अंदर इसने कहा कि हम जैसे हमने जीबी जीता, क्या दावे कर रहे थे कि हमारी हुकूमत आएगी, वो दड़े के रह गए। कश्मीर के क्या दावे कर रहे थे, उनका क्या हाल हुआ? इंशाल्लाह हम पूरे सिंध को जीतेंगे, देख लेना 2013 अभी क्या करेंगे? लेकिन जो अभी फिलफौर हंगामी इजलास तलब किया है और नया कोई होने जा रहा है एक्शन, तो उसमें क्या होने जा रहा है? क्या सिंध में कोई गवर्नर राज की बात होगी या फिर क्या तो किया जाएगा? मेरे इल्म में तो ऐसा कोई नहीं, लेकिन उसकी जो बात हुई थी इसके अंदर के इंशाल्लाह जैसे रिजल्ट आए हैं जीबी का, जैसे उसका आया, कश्मीर का आया है, इससे अच्छे अच्छा, आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सादा अक्सरियत बना लेंगे? कहा आजाद कश्मीर का जो इलेक्शन का रिजल्ट आया इसमें एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सादा अक्सरियत बना लेंगे? वो तो बन चुकी है ना। मैं यही पूछ रही हूँ कि ये एक्सपेक्टेड था या सिर्फ इतना पता था कि हाँ जी कुछ सीटें निकल जाएंगी, लेकिन क्या ये पता था कि आप सादा अक्सरियत से सीट्स ले लेंगे? यार हमें कंफर्म था, अवाम की जो राय थी वो हमें पहले से पता था कि उन्होंने दोबारा है जो इन डाकुओं लुटेरों को वोट नहीं देना है। अभी हम 26 सीटें जीत चुकी है, हमारी सारा अक्सरियत तो ऑलरेडी आ चुकी है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि जो शिकायत ऑपोजिशन ने कहीं करी है उनको एड्रेस करने की जरूरत है? कहीं ना कहीं जो बातें की हैं, लाइक जैसे अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से जो एतराज़ात तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो डिले आए नताइज कुछ जगहों के, कल उन पे एतराज़ात थे कहीं। देखो कुछ भी नहीं है, ये सब ऐसे ही इल्जामात लगाते हैं। अगर ये वाकई सियासी लोग हैं ना, देखो मुल्क निज़ाम के ऊपर चलते हैं, तो हमने बिल लाया है असेंबली के लिए कि हम बायोमेट्रिक सिस्टम निजाम लाना चाहते हैं कि धांधली का नाम लेना ही खत्म हो जाए। शहबाज शरीफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस ही कहा कि हमें बायोमेट्रिक निजाम नहीं चाहिए, क्योंकि वो धांधली ज़्यादा लोग हैं, बगैर धांधली की इलेक्शन जीत नहीं सकते। कभी अवाम ने इनको वोट किया ही नहीं, ये तो धांधली पे आए हैं हमेशा के लिए, जोर बंदूक की जोर पे है, पैसे की जोर पे आया हुआ है। अगर ये वाकई जो है ना सियासी लोग हैं तो आए पार्लियामेंट में बिल पेश है, हमारी मदद दे दे। अगला ऐसा इलेक्शन होगा जब हिंदुस्तान के 140 करोड़ की आवाम वो इलेक्शन करती है, 2 महीने के अंदर रिजल्ट आते हैं, कोई एक इल्जाम नहीं लगते, तो फिर ये क्यों नहीं करते? सही। अच्छा, मैं वीर जी कोहली साहब बस आपसे वाइंड अप करूंगी, ये बताएं कि क्या औरंगजेब साहब जो कह रहे हैं, ख्याल जमान औरंगजेब है कि जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात हो रही, फवाद चौधरी भी बार बार इसको कह रहे हैं, तो ऑपोजिशन क्यों नहीं इसमें साथ देगी? है पीपल्स पार्टी का क्या मौकिफ है? देखें, सबसे पहले तो मेरा भाई कह रहा है कि वहाँ पर कुछ नहीं हुआ है, तो ये मुझे बताएं कि जो वहाँ इलेक्शन कमीशन है उसने जो LA-16 में 4 हलकों में दोबारा 28 तारीख को इलेक्शन करने का वो कर दिया है, तो वो क्यों किया है? अगर दोबारा इलेक्शन क्यों हो रहा है अगर वहाँ पर कुछ नहीं हुए? वहाँ पर जो लोग कत्ल हुए हैं, वहाँ पर जो वीडियोस मौजूद हैं जहाँ पर लोगों की जो वहाँ पर कैंप्स थे उनको जो उखाड़ा गया है, तोड़ा गया है, गिराया गया है, ये सारा कुछ क्या था जो वीडियोस पे सारा दिन चल रहा था, मुख्तलिफ टीवी चैनल पे चल रहा था। दूसरी बात ये कि आप मोस्ट वेलकम, आप सिंध में आए हैं, लेकिन ये है कि मैं आपको बताऊं कि अभी आप गवर्नमेंट में हैं, तो जिस तरह 18 में इलेक्शन हो गया, आप जब गवर्नमेंट में नहीं होंगे तो कश्मीर से एक सीट जीत के दिखाना, तो फिर आपको पता चलेगा कि कश्मीरियों की उनकी राय क्या है आपकी पॉलिसीज के बारे में और आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसी के बारे में। लेकिन हम नहीं है कश्मीर में नवाज। आपने बात की तो मैं बीच में नहीं बोला था, आपने जब बात कर ली तो मैं बीच में नहीं बोला था, थोड़ा सा हौसला रखें। और दूसरा ये कि जो आपका ये जो तरीकेकार है ना गाली गलोच वाला, ये पाकिस्तान की सियासत में पहले नहीं था। ये आपको मुबारक हो कि आपने आके शुरू किया है कि लोगों को बीच में से काटना और तंज करना, तो ये हमें इस तरह की पॉलिटिक्स हमारी तरबियत नहीं हुई है। तो आप प्लीज थोड़ा सा धीरज रखें, थोड़ा सा सब्र करें। मैं ये कहता हूँ कि आपको शौक है, हर किसी को ये राइट है, ये पाकिस्तान का आइन राइट देता है। और ये जो आप इलीगल और गैर कानूनी गैर आइनी जो बात करते हो ना कि गवर्नर राज लग जाएगा और ये करेंगे, और कमेटी वहाँ बैठ के आप कमेटी बना देते हैं, और यहाँ सिंध में कोई मसला होता है, इंसिडेंट होता है, तो आप पंजाब के IG बोलते हैं कि जाके इन्वेस्टिगेशन करें। ये सारे गैर आइनी और गैर कानूनी काम है, आप थोड़ा होश से काम लें और पाकिस्तान के आइन के अंदर जो तरीकेकार दिया गया है उस पे चलें, ताकि ये हमारे रियासत की और वफा के लिए भलाई हो। मेरे पास टाइम नहीं है। बहुत शुक्रिया दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का, वीर जी कोहली साहब आपका भी और ख्याल जमान औरंगजेब साहब आपका भी। आप दोनों मेजबान मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नाज़रीन अपनी मेजबान रिदा सैफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।